हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल लाल। तो देखो, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अभी जो आपके पास 3-4 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये जो चैप्टर हैं इनके अंदर पूरे चैप्टर में ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहले क्या था, थोड़ी थ्योरी होती थी, कुछ फॉर्मूले होते थे, और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से अपने अगर कॉन्सेप्ट याद रख लें, जैसे थ्योरी कॉन्सेप्ट याद रख लो और अगर फॉर्मूले याद रख लो तो आपका काम बन जाएगा। पर यहाँ क्या है, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, जैसे थ्योरी भी थोड़ी बताएगी ना, तो प्रत्येक थ्योरी के अंदर भी आपके पास कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो ये जो अगले 3 से 4 चैप्टर हैं, यहाँ प्रत्येक पॉइंट ही आपको लगभग याद रखने वाला मिलेगा, है ना। जैसे कि मतलब मान लो अपने पास काइनेटिक थ्योरी दी गई थी, तो उसके लिए अजम्पशन क्या क्या थे, उसके लिए कुछ अजम्पशन माने गए थे, उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा अजम्पशन नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए assumption of KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो पूरा चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने पास आता है कि जो अपने पास सबस्टेंस होता है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, वो 3 तरीके का अपने पास होता है। कौन सा गैस होती है, और लिक्विड होता है, और अपने पास सॉलिड होता है। ठीक है, आपने अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें, किसकी बात करें, इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर CULAR, ठीक है, CULAR इंटरमोलिकुलर, लिख देता हूं मैं इसको दोबारा से, रुक जाओ। अपने पास अगर तीनों की बात करें, गैस की और लिक्विड की और सॉलिड की, ठीक है, और इसके अंदर भी अपने अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें ना, अंतर आणविक बलों की बातें करें, ठीक है, तो वो गैस के अंदर क्या होंगे, सबसे कम, उससे उससे थोड़ा ज्यादा लिक्विड में, उससे कम, सबसे ज्यादा किसमें होंगे, सॉलिड में ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे को छोड़ती नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जब अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी किसको बताती है, पोटेंशियल एनर्जी बताती है कि कितना ज्यादा बांध के रखेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो अट्रैक्शन को बताएगी, और अगर पॉजिटिव है तो वो थोड़ा रिपल्सन टाइप को बताती है। ठीक है, मतलब उतनी एनर्जी चाहिए उस सिस्टम को। अगर नेगेटिव आ गई मतलब वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की बात अपनी पहले भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। जो सॉलिड होता है उसके पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, या आप कह दो नेगेटिव में सबसे ज्यादा होगी, उससे कम लिक्विड की और उससे कम गैस की। और उसके बाद एक चीज अपने पास और आता है, ठीक है, ये है गैस के अंदर भी 2 टाइप है। एक है रियल गैस, ठीक है, एक आती है अपने पास रियल गैस, और दूसरी अपने पास आती है, एक आती है रियल गैस और दूसरी आती है अपने पास आइडियल गैस। की जो आइडियल गैस है ना, उसके लिए क्या होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो सबसे कम होंगे। ठीक है ना, आइडियल गैस की बात करें, यहाँ पे आइडियल गैस आ जाएगी, चौथा ऑप्शन जो है आइडियल गैस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो सबसे ज्यादा किसकी है, आइडियल गैस की है, उससे कम रियल गैस, उससे कम लिक्विड, और उससे कम क्या हो जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। ये आप कह दो नेगेटिव के अंदर सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड की होगी। ठीक है, अब जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी अपने लिखी है, इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये सबके लिए सेम होती है। आंतरिक ऊर्जा की बात करोगे सबके लिए सेम होती है। काइनेटिक एनर्जी, वो गति कितनी करेंगे उसके कारण भी आप बात करो तो लगभग सबके लिए सेम होती है। पर टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करोगे, इसको छोड़ो, ये कोई काम का कॉन्सेप्ट है नहीं आपके। उसके बाद अपने पास आता है एसटीपी एंड एनटीपी, एसटीपी एंड एनटीपी। ठीक है, इतना टाइप में चीजें नहीं पूछ जाएगी। एसटीपी एंड एनटीपी की बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, और टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, और तीसरी बात आती है यहाँ पे, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, और वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इसमें आपके पास प्रेशर आएगा 1 एटीएम, कितना, 1 एटीएम, जो कि अपने पास 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर की बात करोगे तो टेम्परेचर आएगा अपने पास 273.15 केल्विन, इतना केल्विन रहता है, जिसको आप कहते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों दोनों यही है, स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी है, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी है। वॉल्यूम की बात करो तो ये आता है 22.4 लीटर। ठीक है, कि 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, अपने पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, आप कहते हो 273.15 केल्विन क्या होगा, टेम्परेचर होगा। और प्रेशर की बात करो तो ये अपने पास रहेगा 1 एटीएम। ओके, 1 एटीएम
या आप कह दो 10 की घात 5, ये होता तो 1.013 गुणा 10 की घात 5 है, पर कैलकुलेशन के अंदर इसको जनरली अपने 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है आइडियल गैस कॉन्सेप्ट कि क्या होता है आइडियल गैस कॉन्सेप्ट। रियल गैस है उससे कैसे डिफरेंट बनाओगे तुम इसको। उसके बाद आता है आइडियल गैस कॉन्सेप्ट, ठीक है, या इसको कह दो आदर्श गैस नियम। आदर्श गैस नियम क्या है, देखो जो रियल गैस होती है ना उसके अंदर अणुओं के बीच में क्या हो सकता है, किसी तरीके का आकर्षण हो सकता है, जबकि जो आइडियल गैस होगी, आदर्श गैस होगी, उसके अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तब वो अपने पास जाके क्या कहलाएगी, आइडियल गैस कहलाएगी। और जो आदर्श गैस होती है वो जो जितने भी नियम हैं, आदर्श गैस के कुछ नियम थे जिसमें से एक था बोयल का नियम, एक था चार्ल्स का नियम, एक था गैलुसे का नियम, और भी थे अपने पास, एक डोल्टन का भी नियम था, डोल्टन का नियम था, इसके अलावा एक दो नियम और भी थे। ठीक है, बीएटी का अर्थ क्या है, बोयल्स नियम। बोयल्स का नियम ये किस पे अप्लाई होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या है, चार्ल्स का नियम, किस पे अप्लाई होता है, एट कांस्टेंट बैट कैप, ये सीएपी होता है ना, बैट कैप गैव, बैट कैप गैव। चार्ल्स का नियम किस पे अप्लाई होता है, कांस्टेंट प्रेशर। और गैलुसेक का नियम किस पे अप्लाई होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और डोल्टन का जो नियम था वो था आंशिक दाब का नियम। इन सारे नियमों का जो भी गैस पालन करेगी वो अपने पास क्या कहलाएगी, आदर्श गैस कहलाएगी। आदर्श गैस के लिए जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी मतलब एक अणु दूसरे के पास जाता है, एक अणु दूसरे से दूर जाता है। ठीक है, जो भी अपने पास इंटरेक्शन होता है वो क्या रहेगा, बिल्कुल जीरो रहेगा। पहली बात तो ये। ठीक है, और इसके बाद आती है अपने पास, अगर ये बनाए कैसे, आदर्श गैस कैसे बनाए, तो आपके पास कोई भी रियल गैस होगी, ओके, वास्तविक गैस जो भी होगी, उसके लिए क्या कर दो, उच्च ताप व निम्न दाब। उच्च ताप और निम्न दाब के ऊपर वो गैस कैसे बिहेव करेगी, जैसे वो क्या है, एक आइडियल गैस है। ठीक है, कि कोई भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो अपने पास जैसे खाली जगह, फ्री स्पेस जो है, फ्री स्पेस इन गैस, समझ रहे हो ना आप, कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच जो फ्री स्पेस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप गैसेस की डेंसिटी देखोगे कि ये गैस है, इसके पास कुछ मास है ना, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग होंगे, तो मास किसके कारण आएगा, उस खाली जगह के कारण तो आएगा नहीं। घनत्व किसके कारण आएगा, उस खाली जगह के कारण तो आएगा नहीं। जो मासेज है छोटे छोटे, उनके कारण आपके पास क्या आएगा, घनत्व आएगा। तो जो ये घनत्व है, ये जो अपने पास मासेज है, जिनके वो जो एरिया जिसके अंदर आपके पास वो पार्टिकल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जगह क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। और इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है वो भी बहुत ज्यादा रहेगा। इसके अलावा आपके पास, ठीक है, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एग्जैक्ट मास, एग्जैक्ट मॉलिक्यूल is very less than total volume occupied। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी रहेगी इसकी, वो किस पे डिपेंड करेगी, अपने पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। दो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी की बात करें तो अपने पास दो एनर्जी होगी, एक होगी काइनेटिक और एक होगी पोटेंशियल। जो काइनेटिक वाली होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। और जो पोटेंशियल वाली होगी वो होगी अपने पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर। ठीक है, और यहाँ जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे आदर्श गैस के लिए वो कितने होंगे, जीरो होंगे। जीरो मतलब कोई भी एक जो अणु है दूसरे अणु के ऊपर कोई किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। और यहाँ पर अपने पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपने डिफाइन करेंगे, है ना, जो अपने पास रहेगी सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होता क्या है, ये होता है अपने पास एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस। ठीक है, कि अपने पास जो 1 ग्राम सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो क्या होगा, सीपी होगा। सीपी मतलब यहाँ क्या आ गया, कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है। और यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा।
ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर सेम की सेम बात हो जाएगी। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें, ये क्या हो गई, स्पेसिफिक हीट, ओके। और यहां क्या आ जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप, वहां पे आपने क्या लिया था 1 ग्राम, जबकि यहाँ पे 1 ग्राम नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 1 मोल। जो 1 मोल सब्सटेंस है उस पे आपको टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड बोल दो या सेल्सियस बोल दो, बढ़ाना है। तो जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी आपके पास। ठीक है, इसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस की, आदर्श गैस जो अपने पास है उसके लिए अवस्था समीकरण क्या आता है, वो आता है अपने पास, देखो पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, यहाँ पे पी क्या है बताने की जरूरत नहीं है, प्रेशर है, वी क्या है वॉल्यूम है, एन क्या है मोल है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल बोल दो या नंबर ऑफ मोल्स बोल दो, मोलों की संख्या। आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और जो टी है वो टेम्परेचर है। जो मोलों की संख्या कितनी आएगी, कितना मोल है, वेट, ये कितना है आपको गिवन वेट है कि इतनी ग्राम गैस है आपके पास। नीचे क्या आएगा, मोलिकुलर वेट, जो अणुभार, जैसे कि अपने पास नाइट्रोजन, हीलियम ले लो, हीलियम कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो उसका जो अणुभार कितना हो गया, 4 हो गया। तो MW क्या है, उसका अणुभार, ये क्या है अणुभार, और M क्या है टोटल मास, टोटल मास गिवन, कि आपको बोलते हैं ना इतनी ग्राम गैस है, टोटल मास गिवन। इससे भी अपने पास हो सकता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो N/Na, जहां N क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या कह दो आप एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की, इतने अपने पास परमाणु है। Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर, ओके। इस चीज को आप रखोगे तो ये अपने पास क्या आएगा, देखो करो सोल्व। ये है पीवी बराबर एनआरटी, एन का मान रखो N/Na, ये है R, ये है T अपने पास, और ये हो गया P, ये है V। सोल्व करो, जो R/Na है ये होता है K, जहां K क्या है बोल्ट्जमान नियतांक। सोल्व करो, K क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1.38 गुणा 10⁻23 और जूल पर केल्विन। ठीक है, मात्रक कैसे निकाला, E बराबर KT होता है, आपको याद हो तो यहाँ पे E क्या आ जाएगा, और K क्या आ जाएगा E/T, यहाँ से मात्रक निकल जाएगा। और जो R होता है इसका मात्रक कितना होता है ऐसा यूनिट में 8.314। क्या है पीवी, क्या होता है एनर्जी, तो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये अपने पास R का मान हो गया और ये अपने पास K का मान हो गया। इसके बाद अपने पास आते हैं गैस लो, ये मैं आपको हिंट दे चुका हूं ऊपर, फिर भी देख लेते हैं, आ जाओ। गैस लॉज, पहला क्या है, पहला है अपने पास बैट, ठीक है, इस तरीके से चलेंगे इनको। दूसरा है बैट, दूसरा है कैप, बैट कैप, तीसरा है गैव। आ जाओ, क्या कहता है बैट, क्या कहता है, सारे के सारे पीवी इक्वल टू एनआरटी से आएंगे। बैट कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो पीवी बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया, मतलब पी समानुपाती क्या आ गया 1/v। तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, पी और वी के बीच ग्राफ डिसप्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी तरीके से कैप क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या आ गया V समानुपाती T, ये लो V समानुपाती T। और गैव क्या कहता है V कांस्टेंट, तो P समानुपाती क्या आ गया T, और ये क्या आ गया P और T में ग्राफ। सिंपल सी बात है, P और P/T का अगर आप बनाओगे किसी के भी सापेक्ष तो वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। P/T का अगर आप बनाओ आप किसी के सापेक्ष, V के सापेक्ष, P के सापेक्ष, T के सापेक्ष, ये क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। ओके, इसके बाद अपने पास आता है चार्ल्स लॉ, नहीं चार्ल्स लॉ हो गया। इसके बाद आता है गैलुसेक लॉ, गैलुसेक भी हो गया। अपने आता है अवोगाद्रो, अवोगाद्रो नंबर आप देख सकते हो, अवोगाद्रो लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ठीक है। अवोगाद्रो लॉ या आप कह दो अवोगाद्रो का नियम है, वो क्या कहता है, अवोगाद्रो का नियम कहता है
कि आप क्या ले लो, दो गैस के लिए P सेम है, V सेम है, P सेम है, V सेम है और T सेम है, ठीक है। तो उनके लिए जो मोलों की संख्या होगी, तो उनके लिए जो मोलों की संख्या होगी वो भी क्या रहेगी, समान रहेगी। ओके, इसके बाद आता है डाल्टन्स। डाल्टन्स का जो आंशिक दाब, आंशिक को क्या बोलते हैं, पार्शियल। अब आंशिक को क्या बोलते हैं मुझे आता नहीं, हाँ पार्शियल ही बोलते हैं ना, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लो, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लो, या हिंदी में कह दो आप डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ये क्या कहता है कि जैसे कई कई गैसें आपने मिक्स कर दी है ना, पहली गैस है वो P1 प्रेशर लगा रही है, दूसरी P2 प्रेशर लगा रही है, तीसरी P3 प्रेशर लगा रही है, चौथी जो N है लास्ट वाली वो लगा रही है Pn। टोटल जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इन सबका अपने पास एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है। ये हो गए अपने पास सारे नियम। इसके बाद अपने आती है, इनसे क्वेश्चन आ जाता है, जो ये नियम है ना, ये जो चार्ल्स का नियम हो गया, बोयल्स का नियम हो गया, इन सब से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल ये पूछ लेगा अवोगाद्रो नियम में क्या होता है, बोयल्स वाले में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत। इसके अंदर एजम्पशन होंगे, वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके अंदर सबसे पहले तो अपने पास है कुछ अजम्पशन, ठीक है। वो पोस्टुलेट्स आप जिन्हें कह सकते हो, वो क्या है, मॉलिक्यूल्स जो लिए गए वो क्या लिए गए, स्मॉल एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल मॉलिक्यूल है। और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मतलब A बराबर B, ठीक है। अगर पहली गैस है तो A बराबर B है, दूसरी गैस है उसमें दो अणु है तो C बराबर क्या होंगे, D होंगे, पर ये आपस में बराबर नहीं होंगे। आप समझ रहे हो ना कि इस गैस के अणु सारे एक जैसे, इसके सारे एक जैसे, पर एक दूसरे क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। इसके बाद आता है साइज की बात करें तो प्रत्येक अणु का साइज कितना होगा, 10 की घात -9 मीटर मान के चलो आप, इस ये साइज होगा, ठीक है। साइज होगा लगभग लगभग कितना होगा, आप कह सकते हो एमस्ट्रॉन्ग ऑर्डर का होगा। और ये जो साइज है इसका बहुत कम होगा, किससे, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस से, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस से। जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी, सेपरेशन होगी, ये मॉलिक्यूल इनके बीच जो दूरी होगी वो बहुत ज्यादा होगी इन कंपेयर टू देयर साइज। ओके, और कोलिजन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। मतलब कह सकते हो जो कोलिजन होगी वो कैसी होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी अणुओं के बीच। इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ टक्कर होगी, यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल काम नहीं करेगा, नो ग्रेविटेशनल फोर्स विल वर्क हियर और नो फोर्स विल वर्क हियर। मतलब अणुओं के बीच ना तो ग्रेविटेशन काम करेगा, ऐसा नहीं है वो एक दूसरे को खींचेंगे, ना ऐसा है कि उन पे गुरुत्वाकर्षण काम करेगा या फिर वो एक दूसरे को खींचेंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो। इसके बाद अपने पास आता है, और मोमेंटम जो है, प्रेशर की बात करें, प्रेशर की बात करें, ठीक है, कि जो गैस है आदर्श गैसों की डब्बे में डाल दी जाए तो क्या वो दीवार में प्रेशर लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। तो जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से आएगा, प्रेशर अपने पास आएगा मोमेंटम चेंज की वजह से, मोमेंटम चेंज की वजह से। मान लो बहुत सारे अणु हैं, वो किसी p संवेग से दीवार की तरफ जा रहे हैं, जाके टकराएंगे, वापस किससे आएंगे, -p से आएंगे, है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जो मोमेंटम चेंज होगा उसकी वजह से फोर्स बनेगा, फोर्स बनेगा तो प्रेशर बनेगा, है ना। तो उस मोमेंटम चेंज की वजह से ही दीवार के ऊपर प्रेशर आता है। वो प्रेशर आता कितना है वो अपने भी देख लेंगे। तो इसके बाद लिख लो आप, चाहे लिखना चाहो तो, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर फॉर आइडियल गैस, कि आइडियल गैस के लिए प्रेशर कितना आता है वो आप कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए जो डेरिवेशन है वो अपने को नीड नहीं है, ठीक है। वो अपने पास आता है ईच मॉलिक्यूल की बात करें, ईच मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगाएगा, ईच मॉलिक्यूल अपने पास प्रेशर लगाएगा
कितना, P बराबर आ जाएगा 1/3। ये क्या है, मॉलिक्यूल का द्रव्यमान है, और ये क्या है, वेग है, और ये है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो n टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे, n मॉलिक्यूल होंगे, तो कितना हो जाएगा, P बराबर 1/3 mn v² वेग है, यहाँ क्या है, कैपिटल V क्या है, ये क्या है, आयतन है, ये क्या है, वेग है, तो ये आ जाएगा 1/3 mn/v क्या आ जाएगा, स्मॉल n, ये क्या आ गई, नंबर डेंसिटी आ गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, n थे, v क्या है, आयतन है, तो mn v², ये क्या है, P। तो टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा n मॉलिक्यूल्स के द्वारा, P बराबर 1/3 mn v², यहाँ पे n क्या है, नंबर डेंसिटी, और कौन सी डेंसिटी है ये, नंबर वाली। ओके, ये अपने पास क्या था, सिंपल वेग था। अगर इसको आप वर्ग माध्य मूल वेग के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये अपने पास आएगा P बराबर 1/3, जैसे m हो गया बटा v तो है ही, इसको आपने ऊपर n से गुणा, नीचे n से गुणा, ठीक है, और ये वर्ग हो गया, ये माध्य हो गया, वर्ग माध्य मूल मान निकालो, तो ये आ जाएगा 1/3 mn बटा v, ये आ गया VRMS का स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया 1/3 mn v², VRMS स्क्वायर। ठीक है, जो टोटल प्रेशर आ गया, एन मॉलिक्यूल कह दो आप, कैपिटल एन मॉलिक्यूल कह दो चाहे कह दो स्मॉल एन नंबर डेंसिटी वाले का, तो ये आ जाएगा 1/3 स्मॉल m इंटू स्मॉल n VRMS स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी, और VRMS क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, अपने पास अब अपने इनको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, कैपिटल एन थे, कितने थे, कैपिटल एन थे, और स्मॉल एम क्या था, ईच का मास था, बटा क्या है, वॉल्यूम, तो ये उनकी डेंसिटी नहीं बन गया, डेंसिटी क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, और स्मॉल एम एन क्या है, टोटल मास है ना, एक का मास एन एम और टोटल अणु एन, तो टोटल मास कितना बन गया, एम एन। ओके, तो ये अपने पास बन गया P बराबर, जो दीवार के ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है उसका मान कितना बन गया, ये बन गया 1/3 रो VRMS स्क्वायर। ओके, और यहां से VRMS निकालना चाहो तो ये आ जाएगा VRMS का स्क्वायर बराबर 3P बटा रो, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब P बटा रो का मान है, ये आप लिख सकते हो, रो का मान लिख दो यहां से, P ये क्या आया, M N बटा V, PV बराबर क्या होता है, NRT, या P बराबर NRT लिखने से पहले ये कैपिटल मास भी तो है, तो ये 3PV बाय क्या आ गया, स्मॉल m आ गया, और इसको लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, NRT या स्मॉल कैपिटल N KT, कैपिटल N वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, तो ये n से n कट भी सकता है, तो ये आ जाएगा 3KT बाय स्मॉल m, ऐसे भी चल सकता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता ही है कौन सी चीज क्या होती है। इसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसी चैप्टर के अंदर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसे बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, अपने कंप्लीट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं। अब कितनी डायमेंशन में वो मूव करता है, ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, एक आएगी। ओके, कोई वक्र पे मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, वक्र पे ऊपर मूव कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, दो आ जाएगी। ओके, और अगर कोई क्या है पूरा का पूरा स्पेस में मूव कर रहा है, जैसे कोई पक्षी है, जैसे बोल दो बर्ड है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है 3D के अंदर, तो वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी जो अभी बात की है, ये कौन से मोशन की बात की है, ट्रांसलेशन की। ओके, ट्रांसलेशन की आप कह दो स्थानांतरित गति, या यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ही पार्टिकल था, तो सिर्फ एक ही पार्टिकल की बात हो रही थी।
इसके बाद बात आता है टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप की होती है? ये 3 तरीके की होती है, ठीक है। पहली आती है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल, ठीक है, स्थानांतरित, स्थानांतरित गति। दूसरी आती है रोटेशनल, घूर्णन डिग्री ऑफ फ्रीडम, घूर्णन स्वतंत्रता की कोटि बोल दो। और तीसरी आती है रोटेशनल, ट्रांसलेशनल आ गई, रोटेशनल आ गई, और तीसरा है अपने पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के बाद है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल के बाद किसी क्या हो जाएगी, वाइब्रेशनल, कंपन, ठीक है, ये हो जाएगा कंपन वाला। ओके, अब इसके अंदर देखो सिंपल फॉर्मूले हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप तीनों गैसों की एक साथ देख लो, चार्ट साइज का बनवा देता हूं आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, यहाँ पे अपने पास गैस आ गई अलग अलग, यहाँ मैं लिख देता हूँ एटोमिसिटी, मतलब अपने पास मौलिक मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक, उस तरीके से एटोमिसिटी ऑफ गैस। यहाँ आ जाएगी अपने पास ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आप कह दो स्थानांतरित, स्थानांतरण स्वतंत्रता की कोटि। दूसरा है रोटेशनल, रोटेशनल या कह दो घूर्णन स्वतंत्रता की कोटि। ओके, तो एटोमिसिटी पहले आएगी मोनो एटॉमिक, दूसरी आएगी डाई एटॉमिक, और यहाँ आ जाएगी ट्राई एटॉमिक। दो तरीके की होती है ट्राई एटॉमिक जो है, एक होती है लीनियर, एक होती है नॉन लीनियर, ठीक है। इनका जो फॉर्मूला है, इनका जो फॉर्मूला निकालने का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल वाली T प्लस R, ये निकालने का तरीका होता है ND माइनस K, ठीक है। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ एटोमिसिटी, कितने एटम है, D मतलब डायमेंशन, K मतलब कंस्ट्रेंट, मतलब बंधन कितने हैं। जैसे कि मान लो ये है A और B है, तो बंधन कितना है इनके बीच में, एक बंधन है, K कंस्ट्रेंट है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है। डायमेंशन की हमेशा लगभग 3D की बात करेंगे। ओके, यहाँ आ जाओ, तो आपको पता है मोनोएटॉमिक है, उसके ट्रांसलेशन कितनी हो सकती है, 3, 3 जा सकती है, वो रोटेशन करेगा नहीं सिंगल के अंदर, तो ये हो गई 0। इनसे निकालो n का मान 1, d का मान 3, 1 गुणा 3 3, माइनस का 0 तो 0, तो 3 माइनस का 0 3 आ गया, ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, और रोटेशनल थी वो कितने आ गई, 0, रोटेशन कर ही नहीं सकते। डायटोमिक के अंदर कितनी आ जाएगी, टोटल 2 है, 3 की बात कर रहे हैं, एक कंस्टेंट होगा, इस तरीके से तो होगा, 2 2 3 6 माइनस का 1 कितना आ गया, 5 आ गया, टोटल कितनी होगी, 5 होगी, ये 3 और ये हो जाएगी अपने पास 2, कितनी होगी, 5 होगी। रोटेशन आप ऐसे देखो, ऐसे 2 है, ठीक है, तो एक तो ये ऐसे रोटेशन कर सकता है, ओके, और एक ये ऐसे रोटेशन कर सकता है, ठीक है। ऐसे रोटेशन करेगा तो वो दिखेगा ही नहीं, तो ये कितने रहते हैं यहाँ पे रोटेशन, जो रोटेशन होते हैं 2 रहते हैं, स्थानांतरण है वो 3 रहते हैं, तीनों एक्सिस के ऊपर ही जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, ट्राइटोमी की बात करें तो एक तो हो सकता है लीनियर और एक हो सकता है नॉन लीनियर, ठीक है। यहाँ जो कंस्टेंट है वो कितने हैं, 3 है, यहाँ जो कंस्टेंट है वो 2 है, तो कैलकुलेट करो कितनी हो जाएगी, एन डी माइनस के, यहाँ भी एन डी माइनस के, तो यहाँ हो जाएगी अपने पास 3 3 9 माइनस का 2, एन डी डायमेंशन 3 3 9 माइनस का 2, यहाँ हो जाएगी 7, और यहाँ रहेगी अपने पास 3 3 9 माइनस का 3, तो यहाँ आएगी 6, तो यहाँ पे रहेगी 3 और यहाँ पे आ जाएगी 3, एन डी माइनस के कंस्टेंट 2 थे, और यहाँ आएगी ट्राइटोमी के अंदर 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। यहाँ पे ये फॉर्मूला काम कैसे नहीं कर रहा पता नहीं मुझे, पर यहाँ पे ये सब में 3 होती है, ठीक है। इसके अंदर 0 होते हैं वाइब्रेशन, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें भी 2 होंगे, बस जो अपने पास नॉन लीनियर वाली ट्राइटोमिक आएगी ना, 3 हो जाएंगे। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से मॉलिक्यूल है, ठीक है,
तो भी तीनों रोटेशन कर सकता है, इस एक्स के प्रति भी, इस एक्स के प्रति भी। मतलब देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, तो तीनों एक्सिस के प्रति रोटेशन कर सकती है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप याद रखोगे। वाइब्रेशनल वाला होता है कि वाइब्रेशनल का क्या फॉर्मूला होगा, वाइब्रेशनल डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो अलग से फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। ये होता है अपने पास 3n-5 वाइब्रेशनल का, और ये होता है 3n-6, ठीक है। ये किसके लिए, ये है लीनियर के लिए, जब अपने पास लीनियर स्ट्रक्चर है। ये अपने पास नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। क्या है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। ओके, लीनियर होगी तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3n-5, यहाँ कितनी आ जाएगी, 3n-6। जैसे अपने पास अभी ये वाला सिस्टम था, ये वाला सिस्टम था। ओके, तो यहाँ आप देख लो कितनी आएगी, 3 गुणा 3 -5, 9 में से 5 गए 4 वाइब्रेशनल आएगी, और यहाँ कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 3 -6, 6 में से 3 गए, 3 3 9 में से 6 गए 3, तो वहाँ ऊपर वाले में 4 होगी, और यहाँ कितनी आएगी वाइब्रेशन, 3 आएगी। तो वाइब्रेशन कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, इसके बाद अपने पास आता है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल का लॉ इक्विपार्टीशन एनर्जी का क्या है वो आप देखो। ये लॉ हमें कहता है कि जो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उससे रिलेटेड एनर्जी कितनी होगी, उससे रिलेटेड एनर्जी होगी हाफ के टी। समझ रहे हो कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कितनी एनर्जी होगी, वो होगी अपने पास 1/2 के टी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है गैस के अंदर, कोई भी वो बल लगाते नहीं आपस में, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आप कह सकते हो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उससे रिलेटेड एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। अगर मान लो f डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ये हो जाएगी अपने पास 1/2 एफ के टी, 1/2 एफ के टी हो जाएगी। ओके, अपने पास ठीक है। और ये क्या थी, ये थी ईच डिग्री से रिलेटेड, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी अपने पास। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 के टी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी ईच मॉलिक्यूल से, एनर्जी रिलेटेड टू ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की क्या वो कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ है, तो ये हो जाएगा F/2 के टी। ओके, अब बात करते हैं एक मोल की। एक मोल के अंदर कितने एटम होंगे, एक मोल से रिलेटेड अपने पास काइनेटिक एनर्जी कह दो या टोटल एनर्जी कह दो, कितनी हो जाएगी, एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, Na/F KT/2, Na के क्या होता है R, तो ये हो जाएगा F/2 RT। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गैस की काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास, ये कह दो टोटल एनर्जी आ गई, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी ही आपकी एनर्जी है। यहां से अपने पास आता है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी।
जो अपने फॉर्मूले निकाले थे कुछ, है ना, प्रेशर वाले, क्या थे, एम एन वी स्क्वायर, जहाँ एम क्या था, जहाँ स्मॉल एम क्या था, स्मॉल एम था अपने पास एक का मास, एन हो गए नंबर डेंसिटी, और वी आर एम एस हो गया उसका वेग। इसके अंदर आप एक फॉर्मूला ये भी याद रखो, मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी आएगी, या इसको आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। मोलर बटा एन आ जाएगी 3/2 के टी आएगी, बस इतना याद रखो। इसके बाद आता है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी। वो लॉ क्या कहता है, देखो लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे पहले ग्राफ, यहाँ क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ क्या है सारे अलग अलग वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे पहली आ गई जैसे एमपी, ठीक है, जैसे पहला ग्राफ मैं बनाऊं किसी टेम्परेचर के ऊपर तो वो अपने पास कुछ इस तरीके से आता है, मान लो ओके। यहाँ पे ये क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब अधिकतम जो अपने पास अणु है, ठीक है, अधिकतम अणु है वो किस वेलोसिटी के साथ भाग रहे हैं वो क्या कहलाती है, मोस्ट प्रोबेबल कहलाती है, अधिकतम परिसंभाव्य चाल कह सकते हो आप, वो कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है, ये तो होगी मोस्ट प्रोबेबल, इसी तरीके से अपने पास हो जाएगी कौन सी, एवरेज वाली भी होगी और क्या बोलते हो मीन वाली भी होगी, एवरेज वाली भी होगी और वर्ग माध्य मूल वेग वाली भी होगी, ठीक है, तीनों होती है। और ये था टेम्परेचर T1 पे। अगर आप क्या करो टेम्परेचर को बढ़ाओ, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, जो मीन वाले थे उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसके साथ साथ सबकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये ग्राफ थोड़ा सा कैसे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और बढ़ाओगे ताप तो उनकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ेगी और सबकी भी और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अपने पास VMP है, ये 1 पे था, T1 पे था, है ना। दूसरा ये VMP है, ये T2 पे था। तीसरा है ये VMP है, ये क्या है T3 पे है, ओके। और किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी, जो अपने पास VRMS इज ऑलवेज ग्रेटर देन V एवरेज बटा VMP बटा V साउंड, ये होगा ही होगा। जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी अपने पास, जो वर्ग माध्य मूल वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगा एवरेज वाला, उससे कम होगा MP वाला, और उससे सबसे कम होगा अपने पास V साउंड वाला। अब इंटरनल एनर्जी रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये फॉर्मूला भी देख लो। इंटरनल एनर्जी को अगर आप यूज कहते हो, इंटरनल एनर्जी रिलेटेड टू E डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आता है अपने पास F/2 और RT। ये किसकी है, RT जहां पे आ जाए वो किसकी है, 1 मोल की है, ठीक है। 1 पार्टिकल की चाहिए आपको, 1 एटम की है, क्या बोलते हो आप उसको, 1 मोलिक्यूल की चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा KT आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। अरे इससे पहले एक टॉपिक रह गया अपना, ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक रह गया था, वो यहीं डिस्कस कर लो। अपने पास 3 तरीके की यहाँ पे चाल होती है, किसी भी अणु के लिए क्या होती है 3 टाइप की चाल होती है, तो इसको आप लिख लो टॉपिक को, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स, ठीक है, कि अपने पास स्पीड्स कितनी है, जो चाल है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। उसके अंदर अपने पास एक आता है VRMS, जिसे आप कहते हो वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक है, चाल है ये, ध्यान रखना सारी की सारी। VRMS क्या है, वर्ग माध्य मूल चाल है। इसी तरीके से
जो वी एवरेज आएगा ये क्या है, माध्य चाल है या औसत चाल है। और तीसरा है वीएम। वीएम क्या है, वीएम है अधिकतम परिसंभाव्य चाल, अधिकतम पर संभाव्य चाल। ठीक है, आप इनके नाम से देखो, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, तो यही इनके साइज में रहता है। ठीक है, जो वी आर एम एस है सबसे बड़ा, उससे छोटा वी एवरेज और सबसे छोटा वी एम। ठीक है, तो वी आर एम एस होगा ये कितना आएगा, वी आर एम एस आएगा 3 kT बाय स्मॉल एम, ये आ जाएगा 8 kT, 8 बटा पाई, 8 बटा पाई kT बटा स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, ईच मॉलिक्यूल का मास, और ये आ जाएगा √2 kT बटा स्मॉल एम। ठीक है, ये जो गलतियां हुई इनको इरेज कर देते हैं, जैसे ये वाली रही और ये वाली रही। ठीक, इसको भी दोबारा राइट कर देते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या रहेगा, इनकी जो स्पीड रहेगी, कौन सी वर्ग माध्यम मूल वेग, वर्ग माध्यम मूल चाल। ठीक है, चाल ये वेग जो है वो अलग आएगा, वेग लगभग 0 होता है, औसत वेग 0 होता है, जो अधिकतम वाला है वो शायद 1/2 kT होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास, चाल जो है ये आपको पता होनी चाहिए, और वीआरएमएस जो रहेगी वर्ग माध्यम मूल चाल जो है वो रहेगी √3 kT बाय एम, और ये √8 बाई पाई kT बाय एम, तो ये रहेगी √2 kT बाय एम। ओके, इनकी चीजें आप चेंज कर सकते हो, जैसे कहीं भी चेंज कर सकते हो आप इन चीजों को, kT बाय एम है, इन्हीं चीजों को भी आप चेंज कर सकते हो, करो चेंज। k का मान क्या था आपको याद है, तो ये था r बटा एन ए टी, और ये क्या था m, और आर टी बराबर क्या था पीवी बटा स्मॉल एन, ये एन ए आ गया, ये m आ गया, और ये क्या था स्मॉल एन था, ये क्या था टोटल मॉलिक्यूल बटा एन ए, है ना, यहाँ क्या एन ए, ये क्या आ गया m, तो ये एन ए से क्या गया n गया, एन ए गया, ये क्या आ गया पीवी बटा एन इंटू एम। एन एम क्या आ गया, टोटल मास आ गया, क्या आ गया, टोटल मास आ गया। टोटल मास आ गया। इसके अलावा अपने पास और भी चीज है, इतने एटम ले लिए, एन एन ए होता तब बात बनती ना यहाँ पे, रुको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या होगा टोटल मास, टोटल मास, और ये क्या टोटल वॉल्यूम, तो ये क्या बन गया प्रेशर बटा डेंसिटी बन गई। ठीक है, और भी यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, जैसे पीवी है इसको क्या लिखोगे वापस एनआरटी लिख सकते हो, और ये क्या है m इंटू एन, तो है ही, जो n है ये क्या है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, आर टी बटा स्मॉल n इंटू एन आ गया। ठीक है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, जो वेट होता है वो यही तो होता है। ठीक है, तो अपना इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आर टी बटा एम डब्ल्यू, वहां जाए एम डब्ल्यू क्या है मोलिकुलर वेट है, तो ये भी आप केटी की जगह यूज कर सकते हो, केटी बटा स्मॉल एम की जगह। ये क्या था सिंगल जो मोलिक्यूल है उसका मास था, सिंगल मोलिक्यूल मास। ठीक है, ये क्या है टोटल मास, ये है मोलिकुलर वेट, जो दिया होता है ना हीलियम के लिए 4 है वैसा वाला मोलिकुलर वेट। ओके, ये स्पीड के अपने फॉर्मूले है, ये मैंने आपको बता ही दिया। जो अधिकतम परिसंभाव्य चाल है, ये वेलोसिटी वाला है ना, ये किसके लिए चाल है, आप याद इसे याद रखो, चाल के लिए। ठीक है, तो जो परिसंभाव्य चाल होगी वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, आगे बढ़ती जाएगी, और जो पीक है वो नीचे आती जाएगी, क्यों, क्योंकि सबकी बढ़ रही है ना। तो एरिया अंडर द कर्व है, यहाँ पे क्या है हमेशा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि टोटल जो वॉल्यूम, टोटल जो मॉलिक्यूल्स है जिनकी आप वेलोसिटी का देख रहे हो वो तो कांस्टेंट रहेंगे, ऐसे थोड़ी वो 50 से 100 हो जाएंगी, तो वो है तो उतना ही रहेंगी, तो एरिया अंडर द कर्व हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद अपने पास आता है इंटरनल एनर्जी ऑफ, ये जो यहां लिखाई थी ना मैंने, ये रही, लिखाई नहीं कोई नहीं, यहां देख लो आप, आ जाओ, ये रही इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी थी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड थी अपने पास kT। ओके, और जब एक मोल की बात की थी तो ये आई थी F/2 RT अपने पास। ठीक है, एक मोल की बात करें तो ये आ जाती है F/2 RT, ये क्या है
ईच मोल। ईच मोल से रिलेटेड इंटरनल एनर्जी आ गई इतनी। अब देखो कई तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है, V क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब dV क्या हो गया, जीरो हो गया। dV जीरो हो गया तो इसकी जो इसके लिए जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो होता है du प्लस dW। ठीक है, ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। du जो है वो होता है du का du और ये जो होता है ये होता है pdV। तो अगर V कांस्टेंट है तो dV क्या हो गया, जीरो, तो dq बराबर क्या आ गया, du आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो अपने पास स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है, ये फॉर्मूला तो ऐसे होता है कि dq बराबर mc/dt। अगर अपने नियत आयतन पे जाएं तो ये क्या है, du ही है ना, ये m है, ये cv बन गया क्योंकि नियत आयतन था तो ये dt आ गया। तो ये आ गया cv = du बटा m dt, ये फॉर्मूला आ गया। cv बराबर क्या आ गया, du बटा m dt आ गया। इसका मान रखोगे तो ये अपने पास आता है निकल के, करो अवकलन, इसका अवकलन करोगे t के सापेक्ष तो क्या आएगा, f कितना आ जाएगा, द्रव्यमान की बात करो तो आप 1 ग्राम ले लो। ठीक है, 1 ग्राम के लिए ले लो तो ये आ जाएगा du बटा dt, कितना आ जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करो, ये आ जाएगा fr बटा 2, 1/2 fr आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से cp की बात करोगे तो cp है वो तो dq से ही आएगा। dq क्या होता है, du प्लस pdv करके आएगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, mdt होगा। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक छोटा सा फर्क पड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा f/2 + 1 इंटू r, ये इतना रह जाएगा बस, f/2 + 1 इंटू r। cp अपने पास इतना आ जाएगा, cv इतना आ गया। cp माइनस cv करोगे तो ये अपने पास हमेशा r आएगा। इनका रेशियो लोगे cp बटा cv तो वो आएगा गामा। ओके, यहाँ पे cv क्या है, cp क्या है, नियत आयतन पर, p है ना, तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। cv क्या है, नियत आयतन पर, ठीक है, नियत वॉल्यूम पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। और चीज देखो यहाँ पे जो cp था वो क्या था, f/2 + 1 इंटू r, तो ये कितना था, f/2 इधर कितना है, गामा है, भाग दे दो r का, r से r गया, गामा कितना आ गया, f/2 का भाग दो तो ये आएगा 1 + 2/f। तो गामा का मान कितना आ गया, 1 + 2/f। यहाँ पे f क्या है, f है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो गामा है ये अपने पास है cp बटा cv का रेशियो, इसे क्या बोलते हैं अभी मुझे याद आ नहीं रहा। ठीक, ये जो cp माइनस cv = r आया है इसे बोलते हैं मेयर्स लॉ। ओके, ये है अपने पास मेयर्स लॉ। तो अपने पास लगभग सारे लेसन आ गए, इन्हें मैं एक जगह कलेक्ट करके लिख देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। फिर ऊपर वाला सारा जो कचरा लिखा है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आता है cp बराबर cv प्लस का r, जो कि आता है r बटा गामा-1। ये सारे रिलेशन है, इनको सोल्व करोगे थोड़ा सा आ जाएगा, प्लस का r, जहाँ cv का मान क्या है, r बटा, cv का जो मान है वो है r बटा गामा-1। ये इससे निकल सकते हो ना आप, cp का मान क्या रख दोगे, गामा इंटू cv, सोल्व करोगे तो cv का मान आ जाएगा, तो वो इतना है प्लस r, तो ये आ गया अपने पास r गामा बटा गामा-1। ओके, अब अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कि पहले आता है अपने पास आइसोबैरिक। आइसोबैरिक के लिए अपने पास क्या आती है, cp, ठीक है, और cp कितनी होती है, cp होती है अपने पास r गामा बटा गामा-1, ठीक है। उसके बाद आती है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या आती है, cv, ये होती है अपने पास r बटा गामा-1, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, जो cp होगा, cp बटा cv कितना था, गामा था, तो cv को गामा से गुणा करोगे तो cp आ जाएगा, वही तो हुआ है। उसके बाद है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, dt = 0 होगा, तो क्या आएगी यहाँ पे, ct आएगी, और ये था कितना, dq बटा dt तो था, अगर dt 0 तो कितना आ गया, अनंत आ गया। और इसके बाद लास्ट है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्या कहता है, एडियाबेटिक कहता है भाई साहब एनर्जी नहीं देनी, dq को 0 कर दो आप, dq को 0 करोगे तो c
एडियाबेटिक किसको बोल देते हैं, डी क्यू बटा डी टी, ये कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो सबसे कम किसका आता है, सबसे कम आता है सी ए एडियाबेटिक वाला, उससे ज्यादा सी बी, उससे ज्यादा सी पी, सबसे ज्यादा सी टी, ठीक है। ये अपने पास सारी की सारी स्पेसिफिक हीट एक ही जगह आपको देखने को मिल गई है। और यहाँ पे जो आपका सीपी है वो हमेशा ही सीवी से ग्रेटर देन होता है, ये आप ध्यान रखें। इस तरीके से हमने कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिए, सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लो बनने में टाइम जरूर लगा था, है ना, कि अपने पास जो सारी की सारी एनर्जी होती है जो किसके अंदर, किसी भी गैस के अंदर, आदर्श गैस के अंदर, तो यहाँ सारी की सारी जो एनर्जी अपने पास वो रहती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंटरेक्शन नहीं करती, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। बाकी इस चैप्टर के अंदर मेन मेन फॉर्मूले थे, इसके अंदर मैं मानता हूँ कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होंगे थ्योरी से, जो कि मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन में सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब तक अपने लगभग 15 से 20 न्यूमेरिकल करते आ रहे थे, इसके अंदर 25 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सारे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बनी रहिए फिजिक्स बाय निखिल लाल के साथ, अपना स्पोर्ट ऐसे ही दिखाते रहे। ओके, बाय, टेक केयर, बाय।